अगर आप इंडियन स्कूटर सेगमेंट की बात करेंगे, उसके इतिहास की बात करेंगे, तो 3 ऐसे ब्रांड्स या मैन्युफैक्चरर्स रहे हैं जो कि आप बोल सकते हैं कि उन्होंने इस सेगमेंट को रेवोल्यूशनाइज किया है, स्कूटर सेगमेंट को। बजाज, जो कि एक वक्त स्कूटर सेगमेंट का बेताज बादशाह था, हालांकि अभी वो कोई स्कूटर नहीं बेचते हैं। इलेक्ट्रिक चेतक की अभी रिसेंटली वापसी हुई है। दूसरा टीवीएस, जिन्होंने स्कूटी जैसा एक एंट्री लेवल प्रोडक्ट भारत को दिया और विमेन जो राइडर्स थी उनके बीच में काफ़ी पॉपुलर रहा। इनफैक्ट आज ये हालत है कि कोई भी ऑटोमेटिक स्कूटर जो होता है उसे आम भाषा में स्कूटी ही बोला जाता है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम किया है टीवीएस ने इस पूरे के पूरे सेगमेंट को रेवोल्यूशनाइज करने का। तीसरा होंडा, जिन्होंने 2003 में एक्टिवा लॉन्च की और जब से लॉन्च हुई है आज तक लाखों यूनिट्स जो हैं इसकी बिक चुकी है। और सही मायने में आप ये बोल सकते हैं कि ऑटोमेटिक स्कूटर सेगमेंट को आज एक्टिवा की वजह से ही जाना जाता है। पर कुछ एक रीसेंट अपडेट्स ऐसी आई हैं जिन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि अब इसमें वो एक्स फैक्टर नहीं है। बट विद द लॉन्च ऑफ दिस द एक्टिवा 6G, ना कि सिर्फ इसमें एक्स फैक्टर है बल्कि XYZ जितने भी फैक्टर्स चाहिए होते हैं एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट के लिए, ना कि सिर्फ सेल्स नंबर्स में बल्कि ओवरऑल एट्रीब्यूट वाइज भी वो सब आपको ये ऑफर करती है। खमंगनी देवी सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग गाइस इन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द ऑल न्यू होंडा एक्टिवा 6G। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज़ से, जो कि है इसके लुक्स। तो अगर आप इसे दूर से देखेंगे तो हो सकता है कि आप इसे फिगर आउट ना कर पाएँ कि ये 5G है या 6G है, पर एक्चुअली बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। मतलब बहुत सारे पैनल्स जो हैं, लगभग सारे पैनल्स जो हैं उन्हें रिवाइज कर दिया गया है। पूरी की पूरी जो बॉडी है उसमें मेटल का इस्तेमाल हुआ है और बहुत सारी जगह पे एक्चुअली मेटल लग भी रहा है, जो कि आपको ये रीअश्योर करता है कि हाँ अच्छे से बिल्ड इसे किया गया है और पहले से ज़्यादा बेहतर लगती है। प्लास्टिक की फील इसमें जो है वो नहीं है। जो मेजर चेंज आप यहाँ पे देखेंगे अगर आप 5G से इसे कंपेयर करें, वो है कि जितनी भी जगह लाइंस आप देख रहे हैं, क्रीजेस जो आप देख रहे हैं, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट आपको लगने वाली है। और जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है इसके हेडलैम्प में अब आपको LED सेटअप मिलता है। अब हाई बीम की बात कर लीजिए या लो बीम की बात कर लीजिए, दोनों के केसेस में आपको LED मिलने वाला है। हालांकि जो साइड इंडिकेटर्स जो हैं इनकी पोजीशन हो या हेडलैम्प क्लस्टर का जो डिज़ाइन हो वो आपको सिमिलर ही लगने वाला है 5G के जैसा ही। सेम आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा। यहाँ पर क्रोम का इस्तेमाल हुआ है और ये ब्लैक प्लास्टिक एलिमेंट है जो कि आपको 5G में भी देखने को मिलता है। साइड में अगर आप बात करेंगे तो साइड में भी एक्चुअली आपको वही 5G की झलक जो है वो इसमें दिखाई देगी। एक्चुअली 5G की जैसा ही लगेगा। हालांकि ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये बदला गया है। ये जो क्रीज आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ज़्यादा प्रोमिनेंट लगती है और ये थोड़ी सी आपको होंडा एक्टिवा 125 जो है उसके आसपास नजर आएगी। उसके अलावा आप चाहे फुट पैक की पोजीशन की बात कर लीजिए वो आपको सेम लगने वाला है। हालांकि फिट एंड फिनिश के मामले में मुझे थोड़ी सी अभी भी शिकायत लग रही है। जैसे कि ये वाला जो पार्ट है ये अभी ऐसा लग रहा है लूज लग रहा है। जो यहाँ पे एक लॉक होता है वो लॉक यहाँ पे ढंग से हो नहीं रहा है, तो ये थोड़ा सा बेटर हो सकता है। बट क्योंकि ये अभी एक सिंगल यूनिट में मुझे लगा है तो सारी यूनिट्स में ऑफकोर्स ये प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आई थिंक फिट एंड फिनिश अभी भी थोड़ी सी डेफिनेटली बेहतर हो सकती है। जो व्हील बेस है इस व्हीकल का वो आपको बड़ा मिलने वाला है। ओवरऑल लेंथ अगर आप बात करेंगे इस व्हीकल की तो लगभग 70 mm से ज़्यादा उसकी लेंथ बढ़ाई गई है। व्हील बेस की अगर आप बात करेंगे तो व्हील बेस 22 mm बड़ा है, जो कि इसे ओवरऑल थोड़ा सा बड़ा बनाता है अगर आप 5G से कंपेयर करेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ जो सबसे मेजर इंप्रूवमेंट डिमेंशंस के मामले में हुआ है वो है लेग स्पेस। तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें लगभग 23 mm की बढ़ोतरी हुई है, जो कि दिखाता है कि ये ज़्यादा कंफर्टेबल हुई है, ज़्यादा कन्वीनियंट हुई है ज़्यादातर लोगों के लिए। अगर आपकी फिजिक अच्छी खासी है तो आप इसे ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, ज़्यादा लंबे जो हैं तो आप इसे ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। और इनफैक्ट अगर आप इसे 5G के साथ में खड़ा करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत फ़र्क इसके ग्राउंड क्लियरेंस में भी लगने वाला है। ऊंची आपको ये थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस जो है इसका वो 18 mm बड़ा है। इनफैक्ट व्हीकल जो है वो अब नैरो भी ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा कॉम्पैक्ट अब आपको ये ओवरऑल लगने वाली है क्योंकि 13 mm इसकी जो विड्थ है वो कम हुई है। अगर आप पीछे से देखेंगे तो पीछे से एक्चुअली जो टेल लैम्प सेक्शन है, पूरा क्लस्टर जो है वो आपको बड़ा लगने वाला है और काफ़ी प्रोमिनेंट ये दिख रहा है। पूरे रेयर में एक्चुअली यही सब नज़र आ रहा है। एक और जो बड़ा बदलाव यहाँ में देखेंगे वो ये है कि फ्यूल कैप जो है वो पीछे आ गई है, तो ज़्यादा कन्वीनियंस के हिसाब से है।
अगर आप ये स्पीडोमीटर या ओवरऑल जो क्लस्टर देखेंगे, ये आपको एनालॉग ही मिलता है, डिजिटल नहीं मिलता है, जो आपके एक्टिवा 120 में मिलता है। वही प्लेन सा लेआउट है, हालांकि पढ़ने में ज़्यादा परेशानी नहीं है, तो मेरे को कोई परेशानी वैसी वाली लग नहीं रही है। अगर आप राइट साइड में आएंगे तो राइट साइड में आपको ये बटन दिया गया है, बेसिकली 2-in-1 बटन है। अगर आपको स्कूटर स्टार्ट करना हो तो आप सिंपली सिंगल टच से इसे स्टार्ट कर देंगे और बहुत ही साइलेंटली स्टार्ट होता है, और ये इंजन किल स्विच वाला काम भी करता है। अब ये स्टार्टर मोटर कैसे काम करती है इसके बारे में जब परफॉर्मेंस में हम बात करेंगे तब बात कर लेंगे, टेक्नोलॉजी को समझाएंगे। अगर आप लेफ़्ट साइड में आएंगे तो लेफ़्ट साइड में आपको वही रेगुलर जो हाई बीम और लो बीम वाला जो बटन है वो मिलता है, और सेम जो बटन है यहाँ पर भी मतलब वही 2-in-1 वाला काम किया गया है। यही बटन आप पासिंग लाइट जो है उसको देने के लिए भी दिया गया है। ये हॉर्न है, हालांकि ये थोड़ा सा ऊंचे सुर वाला लग रहा है, मतलब काफ़ी तीखी सी आवाज़ है। और ऑफ कोर्स क्योंकि ये BS6 मॉडल है, क्योंकि अब BS6 नॉर्म्स आ ही गए हैं ऑलमोस्ट, इस वजह से इंजन जो है उसमें भी चेंजेस किए गए हैं, उसमें भी टेक्नोलॉजी चेंज किया गया है। कार्बोरेटेड अब आप इंजन यहाँ पे बेच नहीं सकते हैं BS6 नॉर्म्स आने के बाद में, इसलिए आपको FI ही लानी पड़ेगी सब में। तो यहाँ पर भी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो है उसे इंट्रोड्यूस किया गया है, और उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो पावर आउटपुट फिगर है या जो BHP आप बोलते हैं उसमें थोड़ी सी कमी आपको लगेगी। 0.2 BHP हुआ है कम, बहुत ही कम है, प्रैक्टिकली आपको पता भी नहीं पड़ेगा, बट 7.8 BHP अब इसकी पीक पावर है, और जो पीक टॉर्क है वो है लगभग 8.8 न्यूटन मीटर्स। अगेन 0.2 Nm की कमी आपको यहाँ पे नजर आएगी। अब इससे पहले कि हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो यहाँ पे किए गए हैं। बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी जो है वो अब इंट्रोड्यूस कर दी गई है होंडा एक्टिवा 6G में भी। जो हमने एक्टिवा 125 में सारा टेक देखा था वो सब का सब आपको यहाँ पर भी अब दे दिया गया है। स्टार्टिंग विद द ACG स्टार्टर मोटर, बेसिकली होंडा का ये पेटेंट है। अब ये क्या करते हैं, जो कन्वेंशनल स्टार्टर मोटर है उसे इन्होंने हटा दिया है एक सिंगल AC जनरेटर से, जिससे कि आपकी बैटरी जो है जब आप चलाते हैं, जब चार्ज होती है, सेम AC जनरेटर की मदद से इंजन स्टार्ट भी हो गया, बैटरी भी चार्ज होगी, तो 2-in-1 वाला काम हो गया। और इसकी वजह से क्या होता है कि ये बहुत ही साइलेंटली व्हीकल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि ये यहाँ पे एक रेड बटन दिया गया, अगर मैं इसे दबाता हूँ, सिंगल मतलब आप बहुत ही मामूली सा भी इसे टच करते हैं तो ये स्टार्ट हो जाता है, और बहुत ही साइलेंटली होता है। ये ट्रेडिशनल जो आपका स्टार्टर बटन होता है या इंजन स्टार्ट वाला जो बटन होता है उसमें गियर मैशिंग की नॉइज़ भी आती है, थोड़ा बहुत वाइब्रेशन जैसा फील होता है। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बहुत ही साइलेंटली होता है। उसके साथ साथ क्या किया है कि जो इंजन के फ्रिक्शंस हैं उन्हें भी कम किया है। उसे कम करने के लिए क्या किया है, सिलेंडर की जो पोजीशन है उसे थोड़ा सा अलग किया गया है। ऑफसेट करते हैं, मतलब सिलेंडर की जो पोजीशन है उसको थोड़ा सा ऑफसेट कर दिया जाता है क्रैंकशाफ्ट से, जिससे कि पिस्टन जो है और जो कनेक्टिंग रॉड है वो वर्टिकली अलाइंड हो जाए और फ्रिक्शन जो है वो कम हो। बाकी जो क्रैंकशाफ्ट है उसे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया है, उसे थोड़ा सा लाइट वेट बनाया, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट उसे बनाया गया है। साथ में पिस्टन जो है उन्हें भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया गया है। तो इन सब चेंजेस से, हार्डवेयर चेंजेस से और थोड़ी बहुत जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी मदद से ओवरऑल जो फ्रिक्शन है उसे इन्होंने कम किया है। अब इन सब चेंजेस से, चाहे आप ACG की बात कर लीजिए या जो फ्रिक्शन रिडक्शंस हुए हैं उनकी बात कर लीजिए, या और जो चेंजेस हुए हैं उनकी वजह से ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी जो है इस व्हीकल की वो बढ़ी है। होंडा का क्लेम है कि लगभग 10% इसकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ी है, विच मीन्स आप इजीली शहर में लगभग 50 kmpl के आसपास इससे फ्यूल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। पुराना वाला जो मॉडल था वो भी लगभग 45 के आसपास निकालता था। तो ये तो थे वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो कि डेफिनेटली इससे ज़्यादा बेहतर बनाते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज। बट अगर आप कोर परफॉर्मेंस की बात करें, क्योंकि आपको मेनली शहर में चलाना है और आप कभी कभी हाईवेज पे जाते हैं, तो क्या उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है इन सब टेक्नोलॉजीज से? तो मेरे हिसाब से होंडा एक्टिवा, जो कि भारत में बहुत सालों से बेची जा रही है, ऑलमोस्ट 2 दशक के आसपास हो गया है भारत में ही बेची जा रही है, जो सबसे बड़ा परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट आपको लगने वाला है वो होंडा एक्टिवा 6G में लगने वाला है। इनफैक्ट अभी मैंने थोड़े टाइम पहले
एक्टिवा 125 भी चलाई थी और 125 चलाने के बाद में अब मैं इसे चला रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई क्यों 125 की तरफ जाएगा जब 6G आपको ऑलमोस्ट वो हर चीज़ ऑफर कर देती है और परफॉर्मेंस भी जो है वो उसके आसपास ऑफर कर देती है। अब सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट जो आपको यहाँ पे लगेगा वो है कि बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है। ओवरऑल ऑपरेशंस में जो वाइब्रेशंस है वो ना के बराबर है, बटर स्मूथ ये लगती है, जो कि मुझे एक्टिवा 125 के केस में भी लगा था और यहाँ पर भी लग रहा है। इनफैक्ट मैं ये क्लियरली बोल सकता हूँ कि ये अपने सेगमेंट में इस वक्त सबसे स्मूथ चलने वाली व्हीकल है। उसके अलावा भी कई चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो थोड़ा सा उठाया गया है। अब ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा है, इसका मतलब ये है कि हमारे इंडियन कंडीशंस जो है, रोड कंडीशंस है, उसके हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर आपको परफॉर्म करके देगी अगर आप खराब रास्तों पे से चला रहे हैं। बट क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा है तो मुझे ऐसा लगा है जब हाई स्पीड्स पे अगर आप होते हैं तो ये ज़्यादा वॉबल करती है, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा मुझे बाउंस ही लगी है जब आप स्पेशली हाई स्पीड पे होते हैं। हालांकि स्टेबिलिटी पहले से बेहतर हुई है बट फिर भी वो थोड़ा नर्वसनेस आ जाता है, तो मेरा यही रिकमेंडेशन है कि 70 के ऊपर ना ही जाएं, आपके लिए बेहतर है। ग्राउंड क्लियरेंस बड़ा है तो वो खराब रास्तों पे परफॉर्मेंस के हिसाब से बड़ा है। इनफैक्ट जो टायर साइज़ है वो भी इसका बढ़ाया गया है, 12 इंच के अब आपको इसके साथ में टायर्स मिलते हैं, एलॉयज नहीं मिलते हैं ऑफकोर्स, जो बेसिक टायर्स हैं वही मिलते हैं। बेसिक स्टील व्हील्स जो होते हैं वही आपको इसके साथ में दिए गए हैं। और ऑफ कोर्स इसका जो सस्पेंशन है उसमें भी आपको बदलाव नजर आएगा। सबसे पहले तो जो पुरानी हम एक्टिवास देखते हैं उसमें हाइड्रोलिक सस्पेंशन आते थे और अब फाइनली टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आने लगे हैं, जो कि इसकी ओवरऑल जो कंफर्ट है, राइड क्वालिटी है, उसे बेहतर बनाते हैं। एक तो ग्राउंड क्लियरेंस बेहतर हो गया, ऊपर से टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो है वो बहुत अच्छे से ट्यून किया हुआ है, काफ़ी सॉफ्ट तरीके से ट्यून किया हुआ है, तो ऑलमोस्ट हर तरीके के एंडुलेशंस को ईजिली ध्यान रख लेता है ये और अनसेटलिंग नहीं लगता है, विच आई थिंक इज गोइंग टू वर्क इन इट्स फेवर। इनफैक्ट जो रियर सस्पेंशन है उसे आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, वो 3 स्टेप एडजस्टेबल है। दैट मीन्स अपने राइडिंग बिहेवियर के हिसाब से आप उसे चेंज कर सकते हैं। बट अगर आप स्टैंडर्ड सेटिंग में भी जाते हैं तो रेगुलर खराब रास्ते, बड़े स्पीड ब्रेकर्स, हमारे शहर वाले रास्ते, छोटे मोटे हाईवेज पर अगर आप जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, स्टैंडर्ड सेटिंग में भी आप उसे रख सकते हैं। तो इतना कुछ चेंज किया गया है टेक्नोलॉजी में, परफॉर्मेंस ओवरऑल बेहतर हुई है, बटर स्मूथ हो गई है, बट एक मलाल है जो रह गया है, मतलब मेरी तरफ से, वो ये है कि ब्रेकिंग जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली थोड़ी बेहतर हो सकती है। डिस्क ब्रेक डिलक्स वेरिएंट में अगर दे दिया जाता तो मतलब बात हो जाती है। फिर एक डिस्क ब्रेक वेरिएंट जो है वो इसमें होना ही चाहिए था। आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, आप चाहे फ्रंट की बात कीजिए, रियर की बात कीजिए। एक बार को आप एलॉयज इग्नोर कर सकते हैं, एक बार को आप बाकी सब ये जो एलईडी आपको हेडलाइट मिलती है वो इग्नोर कर सकते हैं। डिस्क ब्रेक एज अ सेफ्टी फीचर भी आपके लिए काम करता है, ज़्यादा बेहतर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस, स्टॉपिंग पावर जो होती है वो आपके लिए एज अ सेफ्टी फीचर ही काम करता है। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था, क्योंकि बहुत ही मीडियोकर सी परफॉर्मेंस है अगर आप ब्रेकिंग की बात करेंगे। इनफैक्ट अगर आप जब पैनिक ब्रेकिंग करते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत नर्वसनेस आपको लगता है, तो अगर वो डिस्क ब्रेक होते तो शायद वो दूर हो जाता। तो ये थे मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस होंडा एक्टिवा 6G के बारे में, और मुझे ओवरऑल लगता है कि ये ऑलमोस्ट हर लिहाज से बेहतर हुई है पहले से, ज़्यादा रिफाइंड हुई है, बड़ा स्मूथ चलती है, ज़्यादा आपको इंजॉयबल लगने वाली है ये। और इनफैक्ट सिटी कम्यूटर के तौर पे अगर आप देख रहे हैं तो आई डोंट थिंक जो ओवरऑल प्रोपोजिशन ये ऑफर करती है वैसा कुछ आपको इस सेगमेंट में कोई और ऑफर कर रहा है। रिफाइनमेंट लेवल तो ज़बरदस्त है। प्राइस जो है स्टैंडर्ड वेरिएंट की वो है 63,912, विच इज़ क्लोज टू 64,000 रुपीज़, और जो इसका डिलक्स वेरिएंट है वो है लगभग 65,412। तो ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं लगभग 1,500 का, उसमें एलईडी हेडलैम्प का फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। डिस्क ब्रेक अगर मिल जाता तो मज़ा आ जाता। बाकी ओवरऑल आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट एंड होंडा हैज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब विद दिस अपडेट। दैट्स इट पीपल ऑन दी होंडा एक्टिवा 6G। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल है जो कि मैं इस वीडियो में एड्रेस नहीं कर पाया हूँ तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।